नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी हुई। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंची है ऐश्वर्या राय। जामनगर हाउस में ऐश्वर्या के साथ ईडी के अधिकारी जो है पूछताछ कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से भी पूछताछ हो रही है। ईडी ने ऐश्वर्या राय को दफ्तर में बुलाया है और दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन से इस वक्त पूछताछ चल रही है। ईडी के जो अधिकारी हैं वो पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई जानकारी ले रहे हैं। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है अधिकारियों की तरफ से और ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ का सिलसिला जारी है। जामनगर हाउस में ऐश्वर्या राय से पूछताछ चल रही है। पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये खबर है और ऐश्वर्या राय से इस वक्त ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ये पूछताछ दिल्ली में चल रही है। टैक्स चोरी की बात कही जा रही है। ऑफशोर कंपनी में गलत तरीके से पैसा डालने की बात भी कही जा रही है। पनामा पेपर लीक में दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए थे। फिल्मी सितारों, उद्योगपतियों समेत 500 भारतीयों के नाम भी इसमें शामिल हैं। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय समेत कई भारतीय हस्तियों के नाम भी पनामा पेपर लीक में सामने आया था। 2016 में पनामा पेपर सामने आया जिसमें कई हस्तियों के नाम सामने आए। पनामा पेपर लीक की आंच अब ऐश्वर्या राय तक पहुंची है। उनसे दिल्ली में इस वक्त पूछताछ चल रही है। लखबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। लखबीर, कितनी देर से यह पूछताछ चल रही है और ईडी के अधिकारी क्या जानना चाह रहे होंगे इस वक्त? बिल्कुल कुंदन, जो पनामा पेपर लीक का मामला था इसमें ऐश्वर्या राय को आज ईडी ने समन दिया था और बुलाया था। जब पहले उन्होंने टालने की कोशिश की कि मैं अभी असमर्थ हूं आने में, लेकिन ईडी ने तर्क दिया कि पहले भी 2 बार आपको बुलाया गया लेकिन आप आई नहीं, ऐसे में आज आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के सामने आई हैं। जोनल डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जामनगर हाउस जो ईडी का दफ्तर है वहां पर ये पूछताछ जारी है और तमाम जो ये पनामा पेपर लीक का मामला था जिसमें कि 500 भारतीयों का नाम शामिल है। 1 करोड़ 15 लाख करीब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चोरी हुए थे, उनके लीक की बात है। ऐसे में तमाम जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। बच्चन परिवार की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि 4 कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं, 4 कंपनियां जो हैं वो बच्चन परिवार के नाम से। ऐसे में एक फर्म जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन के भी नाम से है। पहले वो उस फर्म की डायरेक्टर थी, बाद में वो शेयर होल्डर बनी। ऐसे में सवाल या निशान उन पर खड़े होते हैं कि आखिरकार जो टैक्स चोरी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर बन रहा है। ऐसे में उनको तलब किया गया। कुछ दिन पहले यानी कि 1 महीने पहले उनके पति अभिषेक बच्चन भी आए थे। उन्होंने भी काफी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सौंपे थे और जिस प्रकार से लगातार उन पर जो सवाल या निशान थे उस पर बातचीत करने की और खंगालने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है कि जो ईडी लगातार जानना चाहती है कि टैक्स चोरी हुए, मनी एक्विजिशन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसकी बात है। आपको बताएं 4 कंपनियां हैं जिस जो बच्चन परिवार के नाम से टैक्स एक्विजिशन से जुड़ा मामला है। साफ तौर पर कहना है कि अलोकतांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से टैक्स चोरी की गई है और जो शिपिंग कंपनियां उनमें इन्वेस्टमेंट करने की बात आ रही है। 500 भारतीयों के नाम शामिल है और 20,000 करोड़ का ये पूरा मामला हो सकता है। ये गाड़ी आपको दिखाना चाहूंगा। ये गाड़ी है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन सवार होकर आई हैं और इस गाड़ी में से ही उतरकर अभी ईडी ऑफिस पहुंच, जो जामनगर का जोनल डायरेक्टर का ऑफिस है वहां पहुंची है, जहां पर जोनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ऐश्वर्या राय बच्चन लेकर आई हैं जो कि उनकी जो फर्म है, जो शिपिंग कंपनी है, उसके बारे में वो जानकारी दे रही हैं। और पहले भी उनके पति अभिषेक बच्चन और उनके ससुर जो हैं अमिताभ बच्चन, वो भी पहले कई बार तर्क दे चुके हैं कि उन्होंने किसी प्रकार की टैक्स चोरी नहीं की और कानूनी तरीके से उन्होंने विदेश में निवेश किया। ऐसे में जो जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो अवैधानिक है और वो जायज साबित नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से आज उनको समन भेजा गया, ऐश्वर्या बच्चन को तलब किया गया, तो वो आज ईडी के सामने आई है। तो
तो वाकई में देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कितनी मुश्किलें बच्चन परिवार की बढ़ सकती हैं, क्योंकि 4 कंपनियां थी। पहले जिस कंपनी की डायरेक्टर ऐश्वर्या बच्चन थी वो पहले उसकी डायरेक्टर थी, बाद में शेयर होल्डर हुई। तो वाकई में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पनामा पेपर लीक मामले में जो डॉक्यूमेंट्स है उनका लीक हो जाना और 500 भारतीयों का उनमें शामिल होना, जिसमें राजनेता भी शामिल हैं और अभिनेता भी शामिल है और कई पर्सनैलिटीज हिंदुस्तान की जो उसमें शामिल थी, और बच्चन परिवार एक बड़ी पेशकश है और इस पूरे मामले में, क्योंकि उनकी 4 फर्म निकलकर सामने आ रही है, जिसमें खुद ऐश्वर्या बच्चन के नाम से भी एक फर्म है। लखवीर, हमें बताइए कि जिस फर्म की जिक्र आप कर रहे हैं, जिसकी पहले चेयरपर्सन ऐश्वर्या राय रही, बाद में शेयर होल्डर वो दिखाई गई या बन गई, कितने करोड़ की ये कंपनी है और ईडी जो पूछताछ कर ली ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने बुलाया है, ये कितने करोड़ का ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या फिर टैक्स चोरी का मामला है? देखिए, अभी फिलहाल स्पष्ट जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा जो पनामा पेपर लीक का मामला जो साल 2016 में निकलकर सामने आया, जिसमें 500 भारतीयों के शामिल होने की बात है, तो 20,000 करोड़ का पूरा मामला है। 20,000 करोड़ के टैक्स चोरी की बात है और 1.5 लाख करोड़ जो हैं, 1 करोड़ 15 लाख टैक्स पेपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हुए हैं, वो चोरी हुए हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई मामला छोटा मोटा नहीं है और इसमें न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पूरे वैश्विक स्तर के लोग शामिल हैं जो कि टैक्स चोरी करते हैं पकड़े गए हैं, और मनी एक्विजिशन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ऐसे में बच्चन परिवार पर भी ये बड़ी अटकलें हैं, बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके पति ने भी, उनके ससुर ने भी जो पहले तर्क प्रस्तुत किए और साफ तौर पर कहा कि कानूनी तौर पर ही उन्होंने निवेश किया, किसी प्रकार की टैक्स चोरी नहीं की है, और ईडी का साफ तौर पर कहना कि जिस प्रकार से भारत के 500 लोगों का नाम शामिल हुआने की बात सामने आ रही है, ऐसे में भारत पूरी तरीके से तफ्तीश करेगा और जो भी लोग टैक्स चोरी में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत सरकार खुद करेगी। शुक्रिया लखबीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ऐश्वर्या राय से इस वक्त पूछताछ चल रही है, ईडी दफ्तर में वो प्रस्तुत हुई हैं और उनसे सवाल जवाब का दौर इस वक्त चल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी का दौर चल रहा है। आज तीसरा दिन है छापेमारी का। जनेंद्र यादव के घर तीसरे दिन भी आईटी का छापा पड़ा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर छापेमारी की, तीसरे दिन भी छापेमारी का दौर चलता रहा। जनेंद्र यादव के घर तीसरे दिन भी आईटी का छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनेंद्र यादव अखिलेश यादव के करीबियों में से एक कहे जाते हैं और उनके घर पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। हालांकि पहले दिन जब छापा पड़ा तो जनेंद्र यादव सामने आकर के कह रहे थे कि सिर्फ 17,000 उनके पास से मिले हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे टैक्स चोरी या कोई और मामला बने। लेकिन इन सब के बीच अब तीसरे दिन फिर से आईटी रेड पड़ी है और इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। आईटी रेड को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने बातचीत की। यूपी के अंदर अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद लगातार यूपी के अंदर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी ने भी यही आरोप लगाया। इस पर बातचीत करते हैं। यूपी के अंदर फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। मुकेश जी, इनकम टैक्स की छापेमारी में जो बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं अखिलेश यादव के करीबियों से, उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, इस समय अखिलेश यादव जो भी कह रहे हैं इसका केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है और इससे चुनाव का भी कोई लेना देना नहीं है। जो इनकम टैक्स के जो छापे पड़ रहे हैं, जो बेनामी संपत्ति जहां पर भी होगी, चाहे वो अखिलेश यादव के करीबी हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हों, उनके पास जांच एजेंसी के पास जब सूत्र पता लग जाएगा कि काली संपत्ति, काला धन कहां कहां पर है, और वो अपनी छापामारी करते हैं। और इस तरह से आज ये पहली बार नहीं छापा पड़ा, हिंदुस्तान में हर राज्य में, हर जगह, दिल्ली में भी छापा पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता, महाराष्ट्र में भी पड़ता, जहां पर भी बेनामी संपत्ति है, काला धन है, वहां इनकम टैक्स के लोग छापा मारते हैं। आखिर अखिलेश यादव ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव जो है वो कुछ ही महीनों में आने वाले। क्या अखिलेश यादव को फिलहाल बीजेपी को घेरने का कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा? कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल हैं, किसी के पास में कोई मुद्दा माननीय मोदी जी ने कोई छोड़ा नहीं है।
योगी जी ने, मोदी जी ने जिस तरह से काम किए हैं, मुद्दा विहीन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों को किया है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना किसी चीज को कोई काम होता है। अब भव्य काशी दिव्य काशी बनाया तो वहां पर भी अखिलेश जी कह रहे हैं ये तो हमारी ही योजना थी। अब इसी तरह से कहीं ना कहीं हर चीज में कहीं ना कहीं जो है इनके पास कोई मुद्दे नहीं, मुद्दे विहीन दल हैं। तो इसलिए इन्हें चाहिए कोई भी काम होगा वो कांग्रेस के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल मुकेश जी ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास यूपी के अंदर कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसी वजह से जो है बेवजह के मुद्दों पर आरोप लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। यूपी के अंदर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी पारा अपने चरम पर है और इसी बीच अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको सुनते हैं। इस पर बातचीत करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर जी है। तोमर जी, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, उसके बाद बीजेपी पर यह आरोप कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं? देखिए, इस तरह के आरोप लगाने जो मनगढ़ंत आरोप है, झूठे आरोप है, उन्हें झूठ बोलने की आदत है और अखिलेश जी को उल जलूल बयान देने की आदत है। कोरोना के टाइम पे भी इस तरह का बयान दिया था और अब भी ऐसे बयान दे रहे हैं। यदि उनके करीबियों को कोई साफ सुथरी छवि है और कुछ गलती नहीं की तो डर किस बात का? छापे उसी के पड़ते हैं जहां कुछ सुराग मिलते हैं, जहां कोई गलती करता है। यदि गलती नहीं की तो उन्हें डर किस बात का है? तो क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। उन्होंने फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया कि हमारे नेताओं के फोन और खुद उनके फोन टैप किए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ खुद शाम को उनके फोन सुना करते हैं। इस तरह की, क्योंकि ये आदत इन पर रही है, ऐसे कार्य ये करते रहे हैं, इसलिए झूठे आरोप दूसरों पर लगाने चाहते हैं। सर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जो केंद्र सरकार है बीजेपी है वो दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग तो हमेशा यूपीए के टाइम में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था सीबीआई को ये पिंजरे का तोता है, लेकिन जब से मोदी जी सरकार में तब से किसी केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो अब यूपी के अखाड़े में उतर चुके हैं। कल हमने देखा खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी यूपी में जो है एक रैली कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है वो हार मान चुकी है। हाँ, अखिलेश पिछली बार भी ये कहते थे कि मैं 400 सीट जीत के आऊंगा, तो पिछली बार भी सब मिलकर लड़े थे, इनका सफाया हो गया था और वही अभी होने जा रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर विजयपाल तोमर जी ने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो ख्याली पुलाव जो है वो बुना रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर अखिलेश यादव ने जो फोन टैपिंग का आरोप लगाया है इसमें आखिर कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। फोन टैपिंग मामले में अखिलेश यादव के आरोपों के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अर्जुन कुमार सागर से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता नमित त्यागी ने। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है और उसके बाद बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि हमारे फोन को जो है वो टैप किया जा रहा है। ऐसा है, विपक्षी पार्टियां बिल्कुल बौखला गई हैं। अभी हमारे यहाँ जनपद शाहजहांपुर में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विशाल जनसभा की थी, जो हमारी 6 की 6 विधानसभा और हरदोई प्लस पीलीभीत, वहाँ के सभी कार्यकर्ता गण आए थे। इतनी ऐतिहासिक रैली हुई है जिसका कोई ठीक नहीं, इसीलिए वो लोग सभी लोग बौखलाए हुए हैं और तरह तरह की हमारी पार्टी पर अनगिनत जो है लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने अपने आप को हारा महसूस कर लिया है यूपी के अंदर, इसीलिए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और जो गलत करेगा तो हमारी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। और तमाम तरह के लोगों की अपनी गतिविधियां, इनकी जब सरकार थी तो तमाम पार्टी के लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी राज है और योगी राज में निष्पक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर कोई भी दोषी इसमें मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, अगर बात चुनावों की जाए तो यूपी के अंदर अब कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। आखिर बीजेपी की क्या तैयारी, क्योंकि तमाम जो सियासी मैदान में जो है बीजेपी के भी तमाम बड़े मंत्री उतर चुके हैं। ऐसा है, लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी लगातार संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए लगातार उनके कार्यक्रम और जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर बूथ की कैसे तैयारी होना चाहिए
बूथ पे क्या कार्यक्रम होना चाहिए, बूथ पे कितने सदस्य बनने चाहिए, हमारी पार्टी लगातार इसमें लगातार प्रयास कर रही है। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं इस बार? इस बार 300 प्लस सीटें हमारी आएंगी, क्योंकि 325 सीटें हमारी इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और इससे अधिक सीटें हम जीतेंगे उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल यूपी के अंदर जो सियासी गणित है वो कहीं ना कहीं अब बनना शुरू हो गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा आरोप लगाया फोन टैपिंग का, उस पर खुद अरुण जी ने बताया कि आखिर बेवजह के जो आरोप हैं वो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और इस बार यूपी के अंदर फिर से बीजेपी जो है 300 प्लस सीट लाने वाली है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और यूपी में फोन टैपिंग को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला देखने को मिला है। जांच से क्यों घबरा रहे हैं अखिलेश यादव? केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव फोन टैपिंग तक का आरोप लगा रहे हैं और आईटी की जो रेड है उसे लेकर के टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फोन टैपिंग तक का भी आरोप लगा रहे हैं, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। केशव जी, अभी जो जनविश्वास यात्राएं निकली हैं कल से भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसका लक्ष्य है, कब तक होगा और क्या क्या मुद्दे आपको लग रहा है जनविश्वास यात्रा में उठाए? जनविश्वास का मतलब जन के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करना और विजय प्राप्त करके जो कुशासन को 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हटा करके भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया था, फिर से अवसर जनता हमें दे, यह बात कहने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या क्या योजनाएं वहां पर, क्या क्या वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर से प्रयागराज मेरी कर्मभूमि है, लेकिन अब तो पूरे प्रदेश में जहाँ भी आ रहे हैं हम लोगों के लिए गर्व की बात है, प्रसन्नता की बात है। और कल का कार्यक्रम विशेष तौर से महिला केंद्रित है, बढ़िया कार्यक्रम होगा। महिलाओं को लेकर एक पार्टी और बहुत जोर शोर से वादे कर रही है, 40% टिकट देने की बात कर रही है प्रियंका गांधी। क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जिनका खाता भी नहीं खुलने वाला है वो लंबी लंबी बातें करते हैं। केशव जी, एक सवाल, कल फोन टैपिंग का एक इशू अखिलेश यादव ने उठाया और कहा आईटी रेट्स ये निशाने पर लिया जा रहा है परेशान करने के लिए। घबरा क्यों रहे हैं? पंडित खेड़ा है साहब, वहाँ पे 2 साल जांच होगी, जांच में जो हो जांच कर रहे हैं, जांच एजेंसियां जो दोषी होगा उनको पकड़ेंगे, लेकिन इससे श्री अखिलेश यादव जी क्यों परेशान हो रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य जिनका ये कहना है कि अगर आईटी रेट्स हो रही हैं तो अखिलेश यादव आखिर डरे हुए क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कल प्रधानमंत्री जी प्रयागराज जा रहे हैं और वहां पर उनके कई सारे कार्यक्रम हैं और केशव प्रसाद मौर्य की चूंकि वो कर्मभूमि है, इसलिए वो भी कल प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घोषणा जो भी वहां पर कार्यक्रम होंगे उनके साथ मौजूद रहेंगे। राजबिस के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और परिसीमन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू में 6, कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परिसीमन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। परिसीमन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश परिसीमन आयोग ने की है। शेयर बाजार में सोमवार यानी 20 दिसंबर को जबरदस्त गिरावट आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली दिखी, जिसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स लगातार गिर रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स दोपहर करीब 1 बजे तक 1700 अंक तक गिर गया था। इस दौरान सेंसेक्स 1742.24 अंक या फिर कहें 3.06% की गिरावट लेकर 55,269.5 के लेवल पर चला गया। निफ्टी में इस दौरान 550.1 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इसे आप प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 3.24% की बड़ी तेजी यहां पर रही और इंडेक्स 16,435.1 के लेवल पर था। आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि शेयर मार्केट जो है लगातार जो है डाउन जा रहा है और 1300 अंकों से ज्यादा सेंसेक्स चला गया है। और इसका जो हम मेन कारण समझ पा रहे हैं वो है ओमिक्रॉन को लेकर ग्लोबल स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूरोप में जो है लॉकडाउन लगने चालू हो गया। रिसेंट नीदरलैंड में काफी बड़ा लॉकडाउन लग गया। यूके ने भी बहुत सारे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और पिछले सप्ताह जो है अमेरिका का भी वॉल स्ट्रीट है वो ओमिक्रॉन के चलते जो है
डाउन पे बंद हुआ और यूरोप में, एशिया में सारे स्टॉक एक्सचेंज जो निचले इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि एक जो पैनिक फिर से दोबारा फैला 2 साल के बाद इकोनॉमिक रिकवरी से देश की अर्थव्यवस्थाएं उबर रही थी और अचानक से जो ओमिक्रॉन का ब्रेक लगा तो अर्थव्यवस्थाएं अब जो है डिफेंसिव मोड में चलेगी। इसके कारण जो है शेयर मार्केट्स भी नीचे जा रहा है।